हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज में। और आज हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन ये सब कैसे होता है और हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो उसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि कल हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग डिफरेंशियल से शुरू करेंगे लेक्चर को। तो ये भी एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि हम लोग किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल को चेक करते हैं। तो माना कि यहाँ पे जो फंक्शन हमें एफ दिया है डी टू सी, डी जहाँ डोमेन है, और एक पॉइंट हमें जेड नॉट दिया है डोमेन से, और हम लोग कहा गया है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना है एट जेड नॉट। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होता है फाइनाइटली, तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जेड नॉट। ठीक है, तो यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। लेकिन हम लोग देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर डिफरेंशिएबल या एनालिटिक से क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग अब मेथड के रूप में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे मेथड को। तो आप लोग उसी मेथड को एग्जाम में यूज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेथड को देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक नेसेसरी कंडीशन होता है और सफिशिएंट कंडीशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन, तब हम लोग कहेंगे कि किसी पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है उसे देख लेते हैं हम लोग। तो नेसेसरी कंडीशन होने के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। CR इक्वेशन मतलब होता है कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो यही नेसेसरी कंडीशन होता है फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए। अब जो CR इक्वेशन होता है उसे हम लोग 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला कार्टेशियन, दूसरा पोलर और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो हमें जैसे फंक्शन दिया रहेगा उसी हिसाब से हम लोग इन तीनों में से किसी को चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन को देख लेते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं u प्लस आई भी, जहाँ u क्या है, इसका रियल पार्ट होता है फंक्शन का, और v इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए u क्या है, v क्या है, मतलब कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। उसके बाद देखिए CR इक्वेशन क्या कहता है कार्टेशियन फॉर्म में, ux को होना चाहिए vy के इक्वल और vx को होना चाहिए माइनस ऑफ uy के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर मान लीजिए जेड नॉट में चेक करना हो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी, तो यही दो फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे एट जेड नॉट। ठीक है, तो जेड नॉट को भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं x नॉट y नॉट। तो उसी पॉइंट में इन दोनों का अगर सेटिस्फाई करता है तो मतलब कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा जेड नॉट में। हम लोग आगे एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो यहाँ देखिए ux, uy, vx, vy, मतलब कि जो ये चारों फंक्शन है, चारों पार्शियल डेरिवेटिव है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जिस भी पॉइंट में हम लोगों को डिफरेंशिएबल चेक करना हो। अगर ये चारों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, देखिए ये चारों फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन होता है, रियल फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो आप लोगों को तो पता होगा रियल फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। तो उसी मेथड से आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करके बता सकते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। अगर नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो कहेंगे कि जेड नॉट में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखिए पोलर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ u भी क्या है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है पोलर फॉर्म में। तो मान लीजिए आप z इक्वल टू जेड है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग z क्या लिखते हैं, r इंटू ई रेस्ट टू द पावर आई थीटा। इसको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना चाहिए तो होगा r कॉस थीटा प्लस आई, यहाँ r छूट गया है, r साइन थीटा। ठीक है, तो u क्या हो गया r कॉस थीटा और v क्या हो गया r साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ur इज इक्वल टू 1 बाय r v थीटा और vr इज इक्वल टू माइनस 1 बाय r u थीटा। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक, अब चलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म को देख लेते हैं CR इक्वेशन में, ये भी बहुत जगह यूज होंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, डेल f अपॉन डेल z बार इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जो भी z का वैल्यू मिलेगा उस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है,
मतलब कि जो ये फंक्शन है वो हमें क्या देगा, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी चेक किया, ठीक है, मतलब कि उस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक। सफिशिएंट होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आगे सफिशिएंट कंडीशन को चेक करना होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग ये लिमिट देख लेंगे, ये लिमिट, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है फाइनाइटली तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और हमें जेड नॉट कहाँ से मिलेगा, नेसेसरी कंडीशन से मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जेड नॉट का वैल्यू हमें इस फंक्शन से मिल जाएगा, जो भी जेड का वैल्यू आएगा उस पॉइंट में हम लोग लिमिट चेक करके पता कर सकते हैं कि उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स को लेते हैं और एग्जाम्पल से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जेड बार क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो उससे पहले देख लीजिए फंक्शन किस रूप में दिया गया है, कार्टेशियन, पोलर या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो जेड बार के रूप में दिया है हमें फंक्शन, मतलब कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0, इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे जेड बार है। तो जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल क्या होता है, 1 हो जाएगा। और 1 इज इक्वल टू 0, ये कभी ट्रू होगा, ये कभी ट्रू नहीं होगा। मतलब कि जो ये फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम लोग कैसे कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि जो ये नेसेसरी कंडीशन है वो क्या देता है, हर एक पॉइंट देता है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं दे रहा है, एक कंट्राडिक्शन आ जा रहा है। मतलब कि कोई भी पॉइंट के लिए जो ये फंक्शन है जेड बार वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। अब चलिए एग्जांपल नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसे हम लोग चेक करेंगे पहले नेसेसरी कंडीशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, CR इक्वेशन, मतलब कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0। तो इसे डिफरेंशिएबल करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को, तो हमें मिलेगा अंडर रूट जेड अपॉन 2 इंटू अंडर रूट जेड बार। अब इसे इक्वल टू 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए इसका नोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब कि रूट जेड 0 होना चाहिए। रूट जेड 0 होगा मतलब कि जेड 0 हो जाएगा। अब जेड 0 हो जाएगा तो मतलब कि जेड बार भी 0 होगा, मतलब कि डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। तो 0 अपन 0 मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ भी हमें क्या मिलता है, कंट्राडिक्शन मिलता है। तो जो ये भी फंक्शन है मॉड जेड वो भी किसी भी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए, जेड बार और मॉड जेड ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है एफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिखते हैं जेड इंटू जेड बार। तो ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, नेसेसरी कंडीशन में डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 0, इसे पुट करेंगे। देखिए अब फंक्शन हमें दिया गया है जेड इंटू जेड बार, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें पॉइंट क्या मिलता है, 0 पॉइंट मिलता है। मतलब कि जो फंक्शन है वो 0 में डिफरेंशिएबल हो सकता है, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब कि 0 में हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी पॉइंट में 0 के अलावा वो तो कंफर्म है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन 0 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को चेक करते हैं 0 के लिए। तो चेक करेंगे, देखिए हम लोग लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट क्या है, 0 है। एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रखेंगे जेड इंटू जेड बार माइनस एफ जेड नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नीचे पे जेड माइनस 0, तो हमें क्या मिलेगा, जेड बार, मतलब कि लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड बार, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट हो जा रहा है और ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। इसका ये मतलब है कि सफिशिएंट कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, जो कि क्या है, लिमिट है यहाँ पे। इसका ये मतलब कि जो ये फंक्शन है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज जेड इंटू जेड बार, ये क्या है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। देखिए हम लोगों को फंक्शन दिया है जेड स्क्वायर और चेक करने बोल रहा है एट
जीरो। ठीक, तो जेड स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे, नेसेसरी कंडीशन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो, इसे पुट करेंगे। अब फंक्शन क्या है, जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे जेड बार के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और इधर में भी क्या था, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ से हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो ये कंडीशन है कॉम्प्लेक्स वाला, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म वाला जो नेसेसरी कंडीशन है, मतलब कि CR इक्वेशन है, उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई और स्क्वायर। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से हम लोगों का u का वैल्यू मिल जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो CR इक्वेशन क्या होता है कार्टेशियन में, ux इज इक्वल टू बी वाई। तो ux का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2x और vy का वैल्यू 2x, दोनों इक्वल मिल जा रहा है। ठीक है, और vx का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2y, और माइनस uy का वैल्यू मिल रहा है देखिए 2y, दोनों इक्वल मिल जा रहा है, मतलब कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। और हम लोगों को क्या कहा गया है, जीरो में चेक करने के लिए, तो जीरो में तो ये दोनों सेटिस्फाई हो ही जा रहा है, मतलब कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। ये तो हो गया नेसेसरी कंडीशन। अब देखिए चेक करते हैं सफिशिएंट कंडीशन। देखिए सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम लोगों को जानते हैं कि जो ये चारों डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x 2x 2y 2y, ये तो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। सो 0 0 में भी ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया और सफिशिएंट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गया। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब चलिए एनालिटिक फंक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए एनालिटिक फंक्शन को हम लोग कहते हैं होलोमॉर्फिक। एनालिटिक या होलोमॉर्फिक दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि किसी एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं। लेकिन जो एनालिटिक होता है, एनालिटिसिटी होता है, वो क्या होता है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि हम लोग किसी डोमेन के लिए चेक करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के लिए नहीं, एक डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट के लिए चेक करते हैं। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ते हैं डोमेन D, वो क्या होता है, ओपन प्लस कनेक्टेड सेट होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा ओपन और कनेक्टेड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन हम लोग बोलते हैं बार बार कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, वो क्या होता है, ओपन प्लस कनेक्टेड होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है। ठीक, तो देखिए एनालिटिक क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो एनालिटिक क्या होता है, ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ होता है, ऑन ए होल डोमेन होता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी डोमेन के लिए अगर हर एक पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है ऑन दैट डोमेन D। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, एनालिटिक कुछ नहीं है बल्कि एक डिफरेंशिएबल का ही रूप होता है, जो कि पूरे डोमेन में हम लोग डिफरेंशिएबल हो जाए तब कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर फंक्शन को एनालिटिक होना होगा तो वो कितने नंबर में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि डोमेन में कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। सो जो फंक्शन होंगे एनालिटिक फंक्शन, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि एनालिटिक होने के लिए किसी फंक्शन का इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है और डोमेन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब इसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन Z0 में एनालिटिक है, ये कहा गया है, जिसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक डोमेन D जहाँ पे Z0 क्या होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब कि एनालिटिक एट Z0 बोलेंगे तो Z0 मान लीजिए ये पॉइंट है, तो एक डोमेन बना लेंगे, तो इस डोमेन में हर एक पॉइंट में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यही मतलब होता है एनालिटिक एट Z0 का। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग एनालिटिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बस यही एनालिटिक था, डिफरेंशिएबल का ही पार्ट है। अगर डिफरेंशिएबल डोमेन में हो जाता है, पूरे डोमेन में हर एक पॉइंट में, तो वो एनालिटिक कहलाता है। ठीक है,
अब देखिए एंटायर फंक्शन क्या होता है। तो एंटायर फंक्शन कुछ नहीं बल्कि एनालिटिक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या है, होल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सी होता है। मतलब कि होल कॉम्प्लेक्स सी में अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, एंटायर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल था। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया एनालिटिक क्या होता है, एंटायर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, CR इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट को देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और फंक्शन क्या है u प्लस आई बी, जहाँ u क्या है, रियल पार्ट है, b इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर ये एनालिटिक है तो u और v क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन। और ये हार्मोनिक फंक्शन u भी सेटिस्फाई करता है लेप्लास इक्वेशन को। अब लेप्लास इक्वेशन क्या होता है उसे यहाँ पे देख लीजिए। तो u एक फंक्शन है हार्मोनिक फंक्शन, तो u(x(x) प्लस u(y(y) इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, u(x(x) क्या है, मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 2 बार x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u का y के रिस्पेक्ट में 2 बार। सिमिलरली v के लिए भी होगा v(x(x) प्लस v(y(y) इज इक्वल टू 0। तो ये 2 लैप्लास इक्वेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एनालिटिक फंक्शन में लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, और दोनों ही क्या कहलाता है, हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं लैप्लास इक्वेशन से। ठीक, तो यहाँ तक समझ रहे होंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं एनालिटिक और एंटायर फंक्शन तक। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक, सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए उसे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, मैथलॉग्स CSR नेट आप सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।